नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं सोनल गोयल आज आपके सामने डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर बने रहते हैं हमारे एसएससी एग्जाम्स में। तो तैयार है गाइस? और सेशन को स्टार्ट होने से पहले भाई लाइक कर दीजिए एंड फटाफट से शेयर करके बता दीजिए कि यहाँ पर क्लास शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले दिनों हमने एसएससी के या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अक्सर एग्जाम में आते रहे हैं। इसी तरह तैयारी करते रहिए मेरे साथ। तो बढ़ते हैं सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का शिक्षक था? कबीर, अबुल फजल, बैरम खां, अब्दुल लतीफ। और यहाँ पर दोस्तों हमारा उत्तर होता है अब्दुल लतीफ। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अकबर के शिक्षक, अकबर के टीचर, दरअसल कहा जाता है कि अकबर एक ऐसे ग्रेट मुगल एम्परर कहलाते हैं, यानी महान मुगल शासक, जिन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई थी, जिन्होंने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की थी, जिनकी शुरुआत की थी। अब उनमें से एक उन्होंने शुरू किया था, अपनाया था, जिसे हम कहते हैं सुलह कुल। क्या कहते हैं बेटा? सुलह कुल बोलते हैं। ये कई बार वैसे हम लोग क्लास के दौरान डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार हो जाए डिस्कशन। तो सुलह कुल की नीति दरअसल अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ ने ही उनको सिखाई थी, जहां पर अकबर को सिखाया गया था कि सुलह करके चलना मतलब आपस में सभी के साथ सुलह करना, सभी में सामंजस्य बिठाकर चलना, सभी धर्मों में शांति कायम करना। इसीलिए इसका अर्थ माना जाता है पीस और ऑन। ठीक है, यानी सभी में शांति स्थापित करना, सभी के बीच शांति कायम करना, जिसकी शिक्षा देने वाले कौन थे? उनके गुरु अब्दुल लतीफ। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों की शुरुआत अकबर ने की थी, जैसे इबादत खाना की बात करते हैं या झरोखा दर्शन की अगर हम करते हैं, तो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करने वाले अकबर थे। ठीक है, अकबर एक ऐसे रूलर हुए जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो दोनों धर्मों को समानता के साथ में लेकर चले थे, जिसके अगर आधार पे हम देखते हैं तो जहाँ पर एक ऐसी मतलब विचार उत्पन्न होता है, जहाँ पर एक ऐसी सोच रखते हैं कि जजिया जो कि एक गैर मुस्लिम टैक्स था, यानी जो गैर मुस्लिम है उनको ये जजिया देना है। अब तक हम देखते हैं कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे वो इस टैक्स को देते थे, लेकिन अकबर ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया था। इतना ही नहीं, उससे पहले अगर हम देखते हैं तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी मिटा दिया था, जिसके कारण अकबर की जनता उनको बहुत ही महान शासक मानती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने किसकी उपाधि धारण की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाराजा, पेशवा, छत्रपति या फिर सम्राट। एंड वेरी सिंपली अगर देखा जाए, काफी स्टूडेंट इसको जानते होंगे। ठीक है, छत्रपति की हम बात करते हैं। ठीक है, तो छत्रपति, वैसे अगर देखा जाए एग्जाम में अक्सर शिवाजी से बहुत सारे क्वेश्चन तो बने रहते हैं, बट अगर बात करते हैं तो इन दिनों जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है शिवाजी पर, वो अक्सर इनकी उपाधि को लेकर या इनके कार्यकाल को लेकर बहुत पूछा जा रहा है, यानी किस वर्ष इनका राज्याभिषेक हुआ। जिसे आप देखेंगे यहाँ पर भी ना फोकस किया गया राज्याभिषेक को लेकर, या इनका रूल कब समाप्त हुआ, यानी कब इनका देहांत हुआ, मृत्यु हुई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखने के लिए देखिए, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जब भी एग्जाम रिलेटेड जहां पर फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा बेटा, वो आपको मैं जरूर बता दूंगी। तो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 1674, जहां पर उनका शासनकाल कब तक चला था? यहाँ पर 1680 तक, क्योंकि 1680 में 1680 में छत्रपति शिवाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वही इनका जो है मतलब जो साम्राज्य है, ठीक है, वही इनका शासनकाल समाप्त होता है और साम्राज्य की बागडोर इनके उत्तराधिकारी इन्हीं के पुत्र चम्माजी ने संभाला था। ठीक है, तो जब जिस वर्ष अपना राज्याभिषेक कराते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं राज्याभिषेक किस वर्ष हो रहा है, जिसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? इन्होंने उपाधि धारण की थी छत्रपति। क्या कहलाते थे ये? छत्रपति शिवाजी। इतना ही नहीं,
देखा जाए तो एक और इनकी उपाधि शायद आप में से काफी लोग नहीं जानते, ये कहलाते थे, स्वयं कहते थे हैंडम धर्मो धारक। वैसे मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कई क्लास के दौरान, अक्सर आप क्लासेस देखेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि उसमें भी काफी रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। और ऐसा नहीं है, कई बार दावा भी किया है भाई ये एग्जाम्स आते रहे हैं और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, सिर्फ आपकी बारी है तैयारी करने की, ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन तो हासिल होना ही चाहिए हमारा, ठीक है, हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो हैंडम धर्मोधारक यानी हिंदुओं के संरक्षक। अब यहाँ पर हिंदुओं के संरक्षक का अर्थ ये नहीं है भाई कि छत्रपति शिवाजी ने अपने आप को सिर्फ मतलब डिक्लेयर कर दिया कि वो हिंदू धर्म के ही संरक्षक है, अतिरिक्त अन्य धर्मों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पर हालांकि कुछ इतिहासकारों ने एतराज भी जताया था कि अगर वो हैंडम धर्मोधारक कह रहे हैं, इसका अर्थ या तो यहाँ पे ये तो नहीं निकल रहा है कि वो मुस्लिमों के विरोधी थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने उसको जस्टिफाई करके इतिहासकारों ने बताया है कि शिवाजी जो थे वो एंटी मुगल्स तो थे लेकिन एंटी मुस्लिम नहीं, क्योंकि एंटी मुगल्स का अर्थ है औरंगजेब, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाल रहे थे तो उत्तर में वहां मुगल साम्राज्य को संभालने वाले कौन थे? औरंगजेब, जिन औरंगजेब का मराठों के छत्रपति शिवाजी के साथ द्वंद्व भी रहा था, ठीक है। तो ये काफी सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इनके रिगार्डिंग जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? औरंगाबाद, सिकंदरा, आगरा, लाहौर। कहने को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बट यहाँ कंफ्यूजन भी है क्योंकि काफी स्टूडेंट समझते हैं कि आगरा, लेकिन आगरा के पास था सिकंदरा जहां पर दफन किया गया था अकबर को। अकबर जो कि अभी हमने बात की कि एक महान मुगल सम्राट कहलाते थे। एक्चुअल में कहा जाता था कि अकबर जो थे इतने बड़े सम्राट की मृत्यु एक डिप्रेशन की बीमारी से हुआ था, जहाँ पर कुछ डिप्रेशन का कारण उनके खुद पुत्र जहांगीर उर्फ जिन्हें हम सलीम भी जानते हैं, सलीम के नाम से थे, मतलब उनके पुत्र थे। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर की मृत्यु के बाद उनको सिकंदरा में दफन किया जाता, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे भी अकबर एक ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपना अत्यधिक समय जो स्पेंड किया था, मतलब समय व्यतीत किया था, अपना मोस्ट टाइम जो स्पेंड किया था वो कहाँ पर किया था? उन्होंने सबसे ज्यादा व्यतीत किया था आगरा। अकबर ने अपनी राजधानी बसाई थी फतेहपुर सीकरी, मतलब उन्होंने फतेहपुर सीकरी को स्थापना की, उसको बनाया ताकि वहां से वो शासन कर सके। लेकिन हम देखते हैं फिर आगरा किले से वो रन करते हैं अपना प्रशासन, अपना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से उन्होंने शासन किया। और इसी तरह से आगे जाकर जहांगीर ने भी आगरा से ही मुगल साम्राज्य को संभाला, लेकिन शाहजहां के काल में वो बाद में शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ? वापस दिल्ली की ओर। इसलिए हम शाहजहां की जो छाप देखते हैं वो सिर्फ दिल्ली में देखते हैं, ठीक है, आगरा की ओर कम बल्कि दिल्ली की ओर हमें ज्यादा नजर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकबर का जो कभी भी आपसे पूछा गया मतलब पूछा जाए कि दफनाया गया, then your answer is सिकंदरा, don't get confused with आगरा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप मेंटेन करके चलिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेहरू रिपोर्ट 1929, एम अली जिन्ना के 14 अंक 1929, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 या सांप्रदायिक अवार्ड 1922। वेल क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें आपने बारीकी से अगर नहीं ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप फैक्ट्स देख रहे हो उस सब फैक्ट्स ना बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मतलब आपस में एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है, जहाँ पर पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर बताया गया है 1929, जबकि नेहरू रिपोर्ट है 1928, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री मांगे, तो ये बिल्कुल 19 तक इन्होंने 29 तक इन्होंने खींच दिया था इसमें, ठीक है। और ये एक्चुअली जो मैटर आया था वो इस नेहरू रिपोर्ट के बाद ही आया था,
जिस पर भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑब्वियसली दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 से 32। कई बार मैंने गोलमेज सम्मेलन बताया, टेबल के चार्ट के माध्यम से बताया, इसमें बताया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन 31 में शुरू होता है, 32 में समाप्त होता है। और एक्चुअल में 32 में जिसमें समाप्त होता है जिस मुद्दे के साथ, वो क्या था, सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड, जिसके बाद यहाँ पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो पीएम थे रामसे मैकडॉनल्ड, उनका नाम रामसे मैकडॉनल्ड ने यहाँ भीमराव अंबेडकर की मांग को पूरा करते हुए कह दिया कि आज से दलित्स को भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, पृथक निर्वाचन, अलग से इलेक्शन की मांग हम उनको दे रहे हैं। इसी बात पर तो गांधी जी जो है नाराज हो गए थे और दूसरे राउंड टेबल में ही गए थे कि वहां से भी निराश होकर वापस भारत आ गए। तो ये घटना भी कब की है, 1932। लेकिन नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो एक्चुअली 1928 में नेहरू रिपोर्ट का मुद्दा तब आता है दोस्तों, जब याद कीजिए साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन जो कि भारत में हमारे प्रशासनिक कार्य या संवैधानिक सुधारों को लेकर आया था जांच के लिए। ये जांच के लिए आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर सुधार की जांच के लिए आया था 1928 में, जिसके लिए सभी भारतीयों ने काले झंडे दिखाते हुए कहा गो बैक साइमन गो बैक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जांच कमेटी में तो एक भी भारतीय ही नहीं, एक भी इंडियन ही नहीं है। इसी कारण उन्होंने क्या कहा, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी कारण कहा जाता है कि बाद में जाकर जो अंग्रेजी की अथॉरिटी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया कि अगर इतना ही गुरूर है तो ठीक है, जाइए बनाइए भारत का एक ऐसा संविधान जिसमें सभी प्रावधानों को बिल्कुल बैलेंस करते हुए आप लिख सकते हो, जिसे कोई चैलेंज ना करे। और तब कहा जाता है कि ये जिम्मा ले लिया था मोतीलाल नेहरू ने, और मोतीलाल नेहरू ने तब एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो रिपोर्ट में एक तरह से भारत का संविधान की सूची बनी हुई थी। कहते हैं कि वो जब रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी तो उन्हीं के नाम पर उसको नेहरू रिपोर्ट कह दिया गया था, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को लिख दिया था। लेकिन उसमें क्योंकि मुस्लिम्स के लिए जो क्लॉजेस थे वो बहुत ही कम लगे, इसीलिए यहाँ पर जिन्ना ने उसको नापते हुए अपनी क्या कहते हैं 14 फॉर्मूलाज, अपने 14 अंक, उनकी सूत्री मांगे उन्होंने की। ठीक है, तो ये 1928 में होता है, ना कि 1929 में। तो चलते हैं आगे क्या बढ़ते हुए। Which of the following statement is related with the provision of the Charter Act of 1833? सरल शब्दों में 1833 का चार्टर एक्ट पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या चीज चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग अपनाया गया था। ठीक है, हालांकि इसमें हिंदी मीडियम के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑब्वियसली है, पर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम इसको आप करेंगे यहाँ क्लिक। ठीक है, तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। अब हम इसमें हिंदी मीडियम में एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान से संबंधित है? कंपनी को चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार की अनुमति दी गई। कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को खत्म कर दिया। कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, कंपनी को चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर 10 वर्षों के लिए एकाधिकार की अनुमति दी गई। एक्चुअल में देखा जाए तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे, लगभग स्टेटमेंट की शुरुआत तो सेम ही है, बट इसके बाद में क्या कह रहे हैं कि एकाधिकार की अनुमति दी गई। एकाधिकार यानी मोनोपोली अगर हम कहें तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर अधिकार ही समाप्त कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ मोनोपोली मतलब हम देखते हैं वो तो पहले ही समाप्त होने की बात हो गई थी, लेकिन जो ट्रेड यानी व्यापार करने की अनुमति थी वो व्यापार की अनुमति भी समाप्त हो गई, क्योंकि माना जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यहाँ प्रशासनिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तो अगर प्रशासनिक रूप से सारे नियंत्रण प्राप्त कर लिए थे तो यहाँ पर व्यापार को भी खत्म करने की बात की थी, इसलिए यहाँ पर क्या है, व्यापार को खत्म कर दे।
क्योंकि हम देखते हैं कि हर 20 साल में चार्टर एक्ट रिन्यू होता था और 1813 वाला, सॉरी, जो हम देखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा मैंने, 1813 वाला जो चार्टर एक्ट, तो उस चार्टर एक्ट में एक्चुअली मोनोपोली समाप्त की थी, लेकिन व्यापार का अधिकार इनको प्राप्त। लेकिन अब तो यहाँ व्यापार भी समाप्त करने की बात कर दी। ठीक है, हस्तक्षेप वर्ड भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पर लास्ट क्या कह रहे हैं, 10 वर्षों के लिए, तो ये भी नहीं। एक्चुअली में लास्टली क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण आंदोलन के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विल्सन। तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करते हैं, दरअसल इनका जो टेन्योर था कब से कब तक था, 1916 से 1921। ठीक है, अब देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था, याद कीजिए, जब महात्मा गांधी आते हैं भारत 1915 में, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान सभी भारतीयों के बीच में बनाई थी धीरे करते करते। और वहीं उनका सबसे पहले भारत में जो आंदोलन हुआ था, वहीं हम देखते हैं वो आंदोलन क्या कहलाता है, चंपारण सत्याग्रह। जहां पर नील कृषकों पर, हम देखते हैं कि नील कृषकों पर जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती का जो दबाव बनाते चले आ रहे थे, एक्चुअल में उसका कोई फायदा नहीं मिलता। खेती तो करवा रहे, लेकिन बेचेंगे क्या, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी आर्टिफिशियल नील मार्केट में आ गया है, जिसकी अब ज्यादा डिमांड होने लगी, और इसलिए ये नील जो है इतना ज्यादा इसको कोई पूछ भी नहीं रहा। तो वही दूसरा हम जानते हैं कि ना तो इसकी अब इतनी वैल्यू रह गई थी, और दूसरी तरफ ये नील की खेती करने से खेत बर्बाद हो जाते, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार जब नील की खेती हो जाती है तो धीरे धीरे वो जमीन जो है बंजर होने लगती है। ठीक है, इसीलिए इन सबसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो है तिनकटिया सिस्टम को यहाँ समाप्त करने की बात करते हैं। ठीक है, और इसी कारण जो है वहां पर गांधी जी ने जब ये आंदोलन चलाया तो भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड है जिसके काल में हम देखते हैं 1919 में, ठीक है, जिसे एक नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगर आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इतना ही नहीं, हमारे भारत के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना जो हुई थी, जिसे आप याद करके अगर देखें तो आपको भी अभी भी हम लोगों की रूह कांप जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग इंसिडेंट मैसाकर, जहाँ पर हम देखते हैं कितना खून खराबा अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, तो वो इनके काल में ही घटित होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो चेम्सफोर्ड के काल में होते हैं। भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। अब देखो यहाँ पर ना इस प्रश्न का अर्थ देखा जाए तो एक अलग ही प्रकट होता है, क्योंकि हमें पहले इन टर्म्स में समझना है कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य की बात कर रहे हैं वो किस टर्म्स में कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक होता है जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो एक होता है इस तरह से जहाँ पे समृद्ध और विशाल साम्राज्य की बात हम लोग उस सेंस में करते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो एक क्षेत्रीय आधार पे जब बात की जा रही है तो इतिहास में दोस्तों याद रख लीजिएगा, भारतीय इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य हमारे भारत के मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करते हैं ना तो कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य एरिया वाइज तो बड़ा ही था, बहुत विशाल साम्राज्य भी था। ऐसे कहा जाता है कि इसके प्रशासन की अगर बात करें तो खूब तारीफ की गई है जिन ग्रंथों में, उन ग्रंथों से बहुत कुछ सोच मिलता है, जिसकी स्थापना की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश का अंत करके अपने चीफ एडवाइजर यानी चाणक्य के उनके सहयोग के साथ भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही हम देखते हैं कि आगे जाकर इसी साम्राज्य के एक और महान शासक होते जिनका नाम था अशोका द ग्रेट, यानी महान शासक अशोक। सम्राट अशोक के काल में तो कहा जाता है ये साम्राज्य और भी विकसित होता है, जहां पर हम देखते हैं कि इसकी जड़ें काफी और देश के बाहर तक भी घुसती है। ठीक है, पहुंच जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध मोहर कौन सी है?
ठीक है। पशु मोहर, पशुपति मोहर, लंबी मोहर M 1271, उपरोक्त सभी। वेल अगर यहाँ पे बात की जा रही है सबसे प्रसिद्ध मोहर, तो वो कौन सी है? पशुपति मोहर। वेल अगर कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जिसका नाम है मोहेंजोदारो, हमने नाम कई बार सुना है। मोहेंजोदारो में से एक ऐसा पशुपति की मोहर प्राप्त होती है जहां पर हम देखते हैं बाद में ये बहुत सारी मात्रा में प्राप्त होती हैं। जिस हम देखते हैं कि इस मोहर में एक व्यक्ति जो कि योगा पद्धति में बैठे हैं, यानी योगा पोस्चर में बैठे हैं, और देखा जाए तो उनके सर पे जो है सिंगों वाला ताज भी है। और ऐसा कहा जाता है कि उनके 3 फेसेस हैं। अगर ध्यान से कभी देखेंगे तो एक फ्रंट फेस जिसे हमारा होता है, एक है उनका इधर साइड फेस, और एक इधर से साइड फेस जिसे 3 फेसेस मैन कहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति, तो इसीलिए इतिहासकार इस बात को मान चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं भगवान शिव के जो हैं, भगवान शिव हैं, जो कि आज भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे कई ऐसे देवी देवता हैं जो कहीं ना किसी चीज से संबंधित है। इसी तरह के भगवान शिव को देखा जाए तो पशुओं के देवता माने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है पशुपति नाम। इसलिए इस मोहर में हमें शिव के साथ साथ मिलते हैं 4 पशुओं का अंकन। जैसे अगर आप बात करते हैं इन पशुओं की तो कौन कौन है? टाइगर है, बफेलो है, एलिफेंट है एंड राइनो। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमें 2 डियर जो मिलते हैं, यानी हम देखते हैं कि उनके चरणों के पास बने, जैसे वो योगा पद्धति में जहां बैठे उनके चरणों के नीचे 2 डियर भी बने हुए हैं। तो इस तरह के पशु की आकृति यहाँ पर मिलती है, जिस मोहर को बोला जाता है पशुपति मोहर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 महान मुगलों ने अपनी स्मृतियां स्वयं लिखी। वे थे बाबर और हुमायूं, हुमायूं और जहांगीर, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर दरअसल ये वो 2 शासक माने जाते हैं मुगल सम्राट, जिन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, यानी स्मृतियां लिखी थी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी को एक और चीज हम लोग कह सकते हैं आत्मकथा। ठीक है। स्मृति यानी मेमोरीज, तो स्मृति मेमोरीज ही इनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को यहाँ पर एग्जामिनर ने दर्शाया है। ठीक है। जिसमें से अगर हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने क्या लिखा है भाई? तुज़ुक-ए बाबरी। ये तो शायद आप में से कुछ लोगों को कई बार याद भी होगा, मैंने बताया था। तुज़ुक-ए बाबरी जो कि कौन सी भाषा में लिखी गई है? टर्किश लैंग्वेज में, यानी तुर्की भाषा में। ठीक है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा। 1 मिनट जरा इसको ठीक कर लेते हैं, ये कुछ ज्यादा ही। ठीक है। हाँ जी, टर्किश यानी तुर्की भाषा। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं जो जहांगीर द्वारा आत्मकथा लिखी गई है, तो उसे कहते हैं, इसी में सब सेम है, बस यहां पर हम देखेंगे बाबरी की जगह हो जाएगा जहांगीरी। क्या हो जाएगा? तुज़ुक-ए जहांगीरी, जो कि इन्होंने इसे किस भाषा में लिखा था? पर्शियन भाषा यानी फारसी भाषा। वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो भाई कहा जाता है एक समय पर आकर जो मुगलों की दरबारी भाषा यानी कोर्ट लैंग्वेज जो बन चुकी थी वो कौन सी थी? पर्शियन यानी फारसी। जिसके बाद से हम देखते हैं ज्यादातर जो मुगलों के जो मतलब टेक्स्ट हैं या जो पुस्तकें हैं, ठीक है, जो ग्रंथ हैं, वो ज्यादातर हमें फारसी में मिलते हैं। इवन इतना ही नहीं, जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं वो फारसी भाषा में अक्सर लिखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि ये इनके आगे जाके मेन लैंग्वेज होती है। और इसीलिए अकबर के काल में कहीं ना कहीं बाबर की तुर्की भाषा में लिखी हुई तुज़ुक-ए बाबरी भी किस भाषा में कन्वर्ट कर दी जाती है? फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में। ओरिजिनल कौन सी थी? तुर्की, और तुर्की से इसे फारसी में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेहरगढ़। नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। तो मेहरगढ़ की बात करते हैं जो कि स्टोन एज की, नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। जहां हम देखते हैं कि स्टोन एज यानी पाषाण काल की तीसरी स्टेज कहलाती है, जहां पर इसे नव क्यों कहा जाता है? क्योंकि नियो मतलब नव मतलब न्यू एरा, नया युग, एक ऐसा युग जहां पे मानव जीवन शुरू हो चुका था।
क्योंकि अब तक ये जो स्टोन एज के लोग थे वो कैसे जीते थे, अक्सर मतलब शिकार करना, ठीक है, और वही हम देखते हैं कि चीजें इकट्ठी करना यानी गैदर करना, ठीक है, संग्रह करना। इसके अतिरिक्त अगर देखते हैं तो वो अपना जीवन एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यतीत करते थे, जहाँ पर उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट इस तरह से अक्सर दिखता भी नहीं था। तो कई बार क्या था, परमानेंट धीरे धीरे होने लगा था, तो जो नेचर की तरफ से चीजें दी गई हैं, जैसे कि गुफाएं देखी जाती हैं, तो उसमें आश्रय लेकर वो लोग रहा करते थे। या फिर बाद में समूह बनाने के बाद उन्होंने गड्ढे आयताकार करके अपना, एक तरह से कहते हैं ना कि अक्सर आपने झोपड़ियों पे देखा ना, जो घास फूस होती है उससे अपना बनाकर आश्रय वहां पर ये लिया करते थे, जिसमें ये रहा करते थे। लेकिन एक प्रॉपर लाइफ जो इंसानों की, जो मानव जीवन की शुरुआत हम देखते हैं वो नवपाषाण काल में हुई थी। और इसके बहुत अच्छे साक्ष्य मेहरगढ़ के मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं, जहाँ पे फार्मिंग यानी कृषि और हर्डिंग अगर देखा जाए तो जो पशुचर ये सब चीजें थी, उन सब के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान यानी बोलन पास के पास देखा जाए तो ये स्थित है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पश्चिम की ओर तरफ, ठीक है। तो मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्या है, देखते हैं, सुरकोतदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बता दूं दोस्तों, वैसे तो सुरकोतदा की बात करते तो वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो चुका है भाई, ये यहाँ पर गुजरात रहेगा इसका उत्तर, तो गुजरात में स्थित है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा देखते हैं कि गुजरात की काफी इंपॉर्टेंट साइट्स है जो अक्सर क्वेश्चन में आती हैं। जैसे कि अगर लोथल को देखें तो अक्सर लोथल पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या अगर हम बात करते हैं तो कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य साइट्स है, जैसे अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, मोहनजोदारो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अब जब इस पे पूछा गया सुरकोतदा को लेकर, जो कि CHSL में पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये गुजरात में स्थित हमें नजर आती है, ये यहाँ से काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जानवरों के अक्सर देखे जा सकते हैं, जैसे कि हॉर्स के, एलिफेंट के। ज्यादातर यहाँ से हॉर्स के साक्ष्यों को लेकर अप्रूव करने की बात की थी, क्योंकि यहाँ शॉर्ट करना चाह रहे थे कि हॉर्सेस के बोन्स हैं या नहीं है, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के रेफरेंस में ये उनके संदर्भ में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं एक ऐसे पशु से अवगत नहीं थे, तो वो किस नाम से जाना जाता था? पशु घोड़ा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा नाम का कोई पशु नहीं जानते थे, क्योंकि इसके साक्ष्य अक्सर हमें कोई चित्रों के प्रमाणों से नहीं मिले। हालांकि इनके चित्रों में हमें यूनिकॉर्न का पिक्चर मिला है, पर घोड़े का नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जहां से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसमें जो भी कहा जा सकता है, सुरकोतदा को लेकर आगे बात करें तो ये ज्यादा कोई बड़ा स्थल नहीं था, ये लगभग 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ स्थल था, यानी 1.4 समथिंग कुछ ऐसे ही एरिया में फैला हुआ ये स्थल माना जाता था सिंधु घाटी का, जो कुछ खास बड़ा नहीं था अन्य स्थलों के मुकाबले में, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर सुरकोतदा में लगभग हड़प्पा की हर स्टेज प्राप्त होती है। यानी आप इसे ये नहीं कह सकते हैं कि सुरकोतदा हड़प्पा की मैच्योर स्टेज में था, यानी हम जानते हैं कि हड़प्पा की भी काफी स्टेजेस हैं, यानी प्री है, मैच्योर है, एंड देन डाउनफॉल की ओर जाती हुई है। लेकिन ये जो स्थल था, ये शुरुआती से ही सिंधु घाटी सभ्यता के इसके उनसे कनेक्शन दिखाई देते हैं, यानी कहा जा सकता है शुरुआत से ही ये उसका स्थल बना हुआ था, लगभग 400 साल तक, ठीक है। तो इसीलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी नाम के नाम से जाना जाता था? चिनाब, सतलुज या व्यास या रावी? तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा रावी नदी, ठीक है। अगर हम देखा जाए ऋग्वैदिक काल में काफी सारे ग्रंथों में हमें नजर आता है जो नेचर, नदियां, इन सब का वर्णन दिया गया है, पर अक्सर इन नदियों के जो नाम दिए गए हैं ना, वो आज के नदियों के नाम से नहीं बल्कि इनके प्राचीन नाम से दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर रावी को कहा गया परुष्णी नदी के नाम से, तो वहीं चिनाब को कहा गया है किस नदी के नाम से? इसको कहा गया अस्करी, ठीक है। इस सतलुज को कहा गया शत्रुद्री,
एंड व्यास को कहा गया है विपाशा नदी। तो ये कुछ प्राचीन नाम थे नदियों के, जिसमें हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में। हालांकि ऋग्वैदिक काल की जो एक संस्कृति जहाँ पर उत्पन्न हुई थी, वो नदी जिस नदी के किनारे हुई थी वो मानी जाती थी सरस्वती, जिनका वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो वहीं हम देखते हैं कि अन्य नदियों के बारे में भी बताते हैं। और इसके ही रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक और चीज क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ बेटा। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? एक्चुअल में अभी ये क्वेश्चन हाल ही में आपने किया परुषनी, लेकिन आपने कुछ चीज यहाँ पर नोटिस करी है कि पिछले क्वेश्चन में जो नदियों के नाम थे वो जो आज की नदियों के नाम है, यानी प्रेजेंट डे में जो है वो यहाँ ऑप्शंस में दिया था, और जबकि परुषणी किस में दिया हुआ था? प्रश्न में दिया हुआ था। इसी तरह से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है, क्योंकि दोनों ही सीजीएल के क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्टिंग के हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये एक ही डे में अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जाता। ये मेरे को आपको नमूना दिखाना था, इसलिए मैंने इसे आज की क्लास में रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दिग् निकाय, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय या विनय पिटक? तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद, पांडुका, गोविशानक या कैवर्त? तो उत्तर होता है हमारे यहाँ पे धनानंद। अगर हम धनानंद की बात करते हैं तो ये वही अंतिम शासक था, याद करिए, जिसे पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर चाणक्य के सहयोग से, और बाद में उन्होंने स्थापना की थी मौर्य वंश की। तो कहा जाता है कि धनानंद जो था एक ऐसा शासक माना गया था जो कि एक करप्ट रूलर था, जो कि एक मतलब कहते हैं ना डेस्पोटिक निरंकुश शासक था, जहां पर उसने इतने टैक्सेस जनता से वसूलता था जहां पर जनता भी इसके विरुद्ध रहती थी। वहीं इन्होंने अपमान किया था चाणक्य का, जब चाणक्य इनके सामने प्रस्ताव लेकर गए थे किसके विरुद्ध लड़ने के लिए? अलेक्जेंडर, यानी याद कीजिए सिकंदर महान जिसे कहते हैं आप। ठीक है, लेकिन वहां पर धनानंद ने उनके विचारों को लेकर ना कोई चर्चा की, ना कोई इस पर विमर्श किया, बल्कि उनका अपमान करके उन्हें धक्के मरवा के निकलवा दिया था महल से, जिसके बाद चाणक्य ने प्रण लिया था, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से इनका अंत होता है। इसीलिए ये जाने जाते हैं नंदवंश के अंतिम शासक। लेकिन ये भी पाटलिपुत्र के ही शासक रहे थे जिन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, और इवन हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मौर्य शासन से मतलब मौर्य साम्राज्य से पहले किस वंश ने शासन किया, तो आप लिख सकते हैं नंदवंश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद, धनानंद? और अगेन हमारा उत्तर यहाँ पे धनानंद होता है भाई। धनानंद को कहा गया है ग्रीक यानी यूनानियों में अग्रमीज यानी सैंड्रीज। तो कहा जाता है कि ये सैंड्रोमीज जो कहा गया है इन वर्ड को, कहीं ना कहीं कुछ जगह ये मेंशन करते हैं कि शायद इन्हें जो अग्रसेन है उनसे संबंधित करके इनको यहाँ पर बोला गया है अग्रमीज। ठीक है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि इसी तरह से ग्रीक शासकों ने, यहाँ पे ग्रीक ने, यूनानी लेखकों ने, काफी लोगों ने जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको भी एक अलग तरह की उपाधि दी थी, जैसे एंड्रोकॉटस, जिसकी बाद में हम पता लगाया जाता है, जो इतिहासकार होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से ये उपाधि किसी और के लिए नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उपयोग की गई थी। ठीक है, तो ग्रीक यूनानियों ने इस तरह की बहुत सारी उपाधियां इनको दी हैं। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार? तो यहाँ अगर हम प्रेजेंटली वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वो है आपका बिहार। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जैन धर्म में हमें दो तरह के जो गुट नजर आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये दिगंबर में और श्वेतांबर में क्या हो चुके थे, विभाजित हो चुके थे, लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही द्वारा जो ग्रंथ हमें नजर आते हैं उनमें एक जगह का अलग अलग नाम से मेंशन किया गया है। जैसे अगर बात करते हैं तो दिगंबर के लेखकों द्वारा लिखा गया है कि कुंडलपुर। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करते हैं श्वेतांबर द्वारा लिखा गया है कुंडग्राम। तो ज्यादातर यही मान्यता रूप में माना जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि आज वो बिहार स्टेट में माना जाता है,
और इतना ही नहीं, ये वही महावीर स्वामी हैं जिन्हें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि देखा जाए तो इस धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे, ठीक है, ऋषभ देव थे जो पहले तीर्थंकर हुए थे, लेकिन बाद में महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तक्षशिला में, रंगून में, पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में। तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में आयोजित ये तीसरी बौद्ध संगति कहा जाता है कि इस समय भारत के जो सम्राट थे वो कौन थे? अशोक थे, जो कि 250 में देखते हैं 250 ईसा पूर्व में ये होती है। और इसमें हम देखा जाए मतलब जो बौद्ध धर्म का थेरावाद संप्रदाय, जो कि एक बहुत ही कट्टरवादी संप्रदाय, जो ऑर्थोडॉक्स मतलब विचारों को लेकर चलने वाले संप्रदाय माना जाता है, उसका गठन होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर देखा जाए ऐतिहासिक रूप से तो बहुत सारे जो 4 बौद्ध संगति हमारे इतिहास में मानी जाती हैं कि हुई थी, उन चारों बौद्ध संगतियों में अक्सर पूछा जाता है किस शासक के काल में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर ये किसके काल में आयोजित की जाती है? अशोक के काल में। लेकिन देखा जाए, ठीक है, अशोक के काल में, तो वहीं देखा जाए जो इस समय इसके लीडर थे वो कौन थे? इसके लीडर माने जाते हैं जिनके आयोजन मतलब जिनके नियंत्रण में, जिनके इस समय जिनके अंडर ये आयोजित किया जाता है, उनका नाम था मोगलीपुत्तस। नाम तो सुना होगा, ठीक है, और याद भी रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बौद्ध की चारों संगतियां तो सारी इंपॉर्टेंट है, इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं, ठीक है, हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा बौद्ध धर्म। अगर बात करते हैं तो त्रिपिटक जिनमें आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटका जिसे बौद्ध धर्म का ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें बौद्ध धर्म की जानकारियां यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं कि जो इस धर्म को लेकर इस संबंधित सारी चीजें हैं, उन सब के बारे में इसका संकलित किया गया है इस पिटक में, जिनका निर्माण होता है बौद्ध संगति दौरान। जिन बौद्ध संगतियों की हम बात कर रहे थे, महात्मा बुद्ध के जाने के बाद दरअसल बहुत जरूरी हो गया था इस धर्म को फिर से एक तरह से ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, जिसे एक लिखित माध्यम से करने की कोशिश की गई थी। और तब इन तीन पिटकों की या त्रिपिटक की रचना सामने आती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक। तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा अशोक। अशोक जो कि माने जाते थे महान मौर्य सम्राट, एक ऐसे मौर्य सम्राट जो कि शुरुआती दौर में देखी जाए तो एक क्रूर शासक, एक ऐसे हिंसक शासक जिन्होंने न जाने कितनी लाखों हत्याएं की थी। चाहे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापना करने का उनका उद्देश्य था, कितनी लाशें बिछाने की बात किया था, जिनका विवरण दिया जाता है इनके कलिंग युद्ध के दौरान यानी कलिंग वॉर के दौरान। लेकिन जब इनके माने द्वारा मतलब इनके द्वारा जो इनको मान लिए जाते हैं कि वो इनके गुरु थे, जिनका नाम था उपगुप्त, उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके बाद से हम देखते हैं कि ये बौद्ध धर्म के फॉलोवर बने, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और बाद में इस धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने दूर दूर तक किया था अपने मैसेजेस के थ्रू। नेक्स्ट, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मुगल राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश या चोल राजवंश? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सांची में स्थित स्मारकों की अगर बात करते हैं तो किसने किया था? मौर्य राजवंश। यानी विशेष रूप से सांची में जो बौद्ध स्मारक की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखना है किसी और की बात नहीं हो रही है, सांची स्तूप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सांची स्तूप, जो कि कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और इस स्तूप का निर्माण करने वाले कौन थे? अशोक, जो कि अभी हमने हाल ही में बात करी कि बौद्ध धर्म के फॉलोवर बन चुके थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे, इसीलिए इन्होंने याद के तौर पर इतने सारे स्तूपों का निर्माण कराया था, जिनमें से एक विशेष रूप से काफी स्तूप तो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो स्तूप बचे हैं, जो शेष है, उन्हें सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा स्तूप के रूप में उनमें से माना जाता है एक सांची स्तूप। कहते हैं कि ये जो
मतलब स्ट्रक्चर है देखा जाए तो उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित आकृतियां भी बनी हुई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अशोक द्वारा बनवाया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्तूप होता क्या है, स्तूप जहाँ पे महात्मा बुद्ध की जाने के बाद उनसे संबंधित जो चीजें हैं, उनकी अस्थियां हैं, उनको उस जगह पर रखा जाता था। ठीक है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ईसापुर 57 में, ईसापुर 55 में, ईसापुर 50 में, ईसापुर 47 में। तो उत्तर होता है 57 में। वैसे अगर देखा जाए ना तो अगर आप कहीं देखेंगे तो 58 भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पर 58 और 57, इससे ज्यादा अगर आपको लगता है ऑप्शन में और कुछ है, उसको हमें नहीं लेके चलना है। क्लोजली जो हमारा आंसर रहेगा वो 57 और 58 ही होगा। जहां पर हम देखते हैं कि विक्रमादित्य द्वारा जब शक शासकों पे उन्होंने अपनी विजय हासिल की थी, तब उन्होंने उसके उपलक्ष्य में ये विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जो कि कोई और नहीं, हम जानते हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? याद कीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य के महान शासक। ठीक है, पावरफुल रूलर्स में से माने जाते हैं, हालांकि सबसे पावरफुल तो समुद्रगुप्त ही माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो नेपाल में, मतलब भारत के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो नेपाल में भी विक्रम संवत को फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, अब यहाँ पर महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक, तो उत्तर हमारा चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम जिसे कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि अगर हम बात करें ना वास्तविक संस्थापक, क्योंकि अगर हम गुप्त शासकों की बात करें तो याद कीजिए, हालांकि कुछ इतिहासकार ये बात को माने बैठे थे कि चंद्रगुप्त प्रथम ही द्वारा गुप्त साम्राज्य बनाया गया, क्योंकि इनसे पहले जितने भी रूलर्स थे उनका कोई इस तरह से विवरण नहीं था। पर एक अभिलेख में इनके दो पूर्वजों का नाम सामने आया, जिनका नाम था श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त। ठीक है, घटोत्कच गुप्त। तो कहा जाता है चंद्रगुप्त के ये दादाजी थे और ये इनके पिता थे, और तब घटोत्कच के पुत्र कौन होते हैं? चंद्रगुप्त। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन इनका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, इनके शासन काल के पूरे बारे में जानकारी नहीं मिलती, सिवाय इनकी उपाधि के, जहां लोगों ने, मतलब इन दोनों ही शासकों ने उपाधि धारण की थी महाराज, यानी महाराज श्रीगुप्त और महाराज घटोत्कच गुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त ने अपने पूर्वजों से हटकर एक अलग उपाधि ली, जिसे कहा गया महाराजाधिराज, और वही कहलाए ये वास्तविक संस्थापक के साम्राज्य के, जिनका शासनकाल माना जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में 319 में हम देखते हैं कि गुप्त संवत भी इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखनी चीजें। नेक्स्ट, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्णयुग माना जाता है? मौर्य, मुगल, गुप्त, चोल। तो भाई गुप्त साम्राज्य यहाँ पे माना जाता है हिंदुत्व का स्वर्णयुग, जो कि हम देखते हैं कि भारत में अगर देखा जाए, टोटलिटी में अगर देखा जाए, तो भारत में जो एक एंशिएंट पीरियड को लेकर गोल्डन एज माना जाता है, वो गुप्त काल देखा जाता है, जहां पर इस काल में बहुत हद तक हमारे धर्म को लेकर, धर्म, संस्कृति या उनसे संबंधित अगर हम लिटरेचर की बात करें, साहित्यों की बात करें, या कुछ अगर धर्म को लेकर, मंदिरों के निर्माण को लेकर बात करें, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो काफी हद तक आर्किटेक्चर के आधार पर, यानी स्मारकों के, या अगर हम बात करते हैं तो स्थापत्य कला को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर लिटरेचर, साहित्यिक आधार पर देखा जाए, तो बहुत सारी चीजें, स्रोत इनसे संबंधित इनके काल में चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिसके कारण ये माना जाता है स्वर्णयुग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? विमकटप्रसिस, कनिष्क, धनानंद, विक्रमादित्य। अब गुप्तकालीन यानी गुप्त शासक की बात हो रही है। वैसे अगर देखा जाए, एग्जामिनर ने यहाँ थोड़ा सा वर्ड को ट्विस्ट कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन गुप्त शासक पूछा गया। अब अगर विमकटप्रसिस और कनिष्क की बात करें तो भाई ये दोनों कौन थे? कुषाण के शासक थे। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर धनानंद की,
तो याद रखना है कि जो धनानंद थे ये नंद डायनेस्टी के रूलर थे। कौन थे? नंद शासक थे, ठीक है। लेकिन विक्रमादित्य जिसमें मैंने अभी बताया ये किसकी उपाधि थी? गुप्त शासक जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे दरअसल ये कौन थे? ये माने जाते हैं कौन? इस वंश के ऐसे शासक जिनके काल में एक्चुअल में गोल्डन एज बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इन्हीं के काल को गोल्डन एज कहा जाता था, स्वर्ण युग माना जाता था, ठीक है। जहां पर ये समुद्रगुप्त के पुत्र हुए थे। लेकिन आपको एक डिफरेंस मेंटेन करना है चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में, क्योंकि ये चीज आपको भूलनी नहीं है कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अलग अलग है, ठीक है। जो प्रथम है उन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन द्वितीय को नहीं कहा जाता है। इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएंत्सांग भारत आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। उत्तर होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में आते हैं कौन? हुएंत्सांग। ये वही हुएंत्सांग थे जिन्होंने बहुत हद तक जानकारी दी थी हमारे भारत में बौद्ध धर्म को लेकर। जो ये सीखने आए थे, बौद्ध धर्म को जानने आए थे, यहाँ से उनको ले जाने आए थे उन ग्रंथों को। तो कहा जाता है कि बहुत हद तक इन्होंने काफी चीजों को लेकर मेंशन किया था अपने टेक्स्ट में और काफी जानकारी उनसे संबंधित हमें दी थी। तो इसी तरह से एक और जो माने जाते हैं बौद्ध धर्म के यात्री, चीनी यात्री, जिनका नाम था फाहियान, वो किसके काल में आते हैं? अभी हाल ही में हमने बात की है चंद्रगुप्त द्वितीय की, याद कीजिए विक्रमादित्य, उसके काल में फाहियान आते हैं और हर्षवर्धन के काल में आते हैं हुएंत्सांग। हुएंत्सांग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए रट लीजिए हर्षवर्धन। जहाँ पे हर्षवर्धन ने इनके सम्मान में कन्नौज, मतलब जहां पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी, यानी राजधानी बना ली थी, ठीक है। और तब हम देखते हैं स्थानांतरित करने के बाद इन्होंने उनके सम्मान में जो है कन्नौज असेंबली भी आयोजित की थी। ओके, नेक्स्ट, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, नरसिंह वर्मन या मंगलसा? तो जब संस्थापक की बात हो रही है तो कौन है? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जिन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी आज के कर्नाटक के बादामी क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो ये उस जमाने में वातापी कहलाते थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बादामी का चालुक्य शासक। बादामी का चालुक्य शासक जिन्होंने न केवल कर्नाटक क्षेत्र में बल्कि इन्होंने इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में भी शासन किया। और अगर वही हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय जो आगे जाकर शासन करते हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय ने इस साम्राज्य की प्रतिभा को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। और इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। तो कैसा रहा था दोस्तों आज का सेशन? बताइएगा जरूर, लाइक एंड शेयर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इसी तरह सेशन के लिए बने रहिएगा राइस स्मार्ट में मेरी अगली क्लासेस के साथ, जो बहुत जल्द होगी आपके साथ मंडे ट्यूसडे 3 बजे। तो टाइम नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक टाटा बाय।